नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। उत्तर प्रदेश में चुनावी सफर अपने आधे मुकाम पर पहुंच गया है। चौथे चरण के चुनावों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। संगम नगरी इलाहाबाद आज चुनावी रंग में पूरी तरह से नजर आई, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो कर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी जनता के बीच पहुंचकर लोगों से वोट मांगते आज नजर आए। बताएंगे हम आपको यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और संगम नगरी में जिस तरह से रैलियों का रेला चलता रहा, उस रेले पर भी हमारी खास नजर होगी। हम आपको दिखाएंगे कि कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार के चुनाव प्रचार से नदारत हैं और इनके इस अनुपस्थिति से कितना फर्क पड़ेगा उनके अपने दलों पर। पिछले 19 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र में, ये भी आपको हम बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ है, और साथ ही एक बड़े नेता का अपने दल के प्रचार से अपने आप को किनारा करने से उस दल पर कितना प्रभाव पड़ा है, और क्या वाकई अखिलेश यादव अपने दल से अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, इसका हम विश्लेषण आपके साथ रखेंगे। साथ ही चुनाव में जुमलेबाजी के चलते मुख्य मुद्दे क्यों दब गए हैं, ये आपको हम बताएंगे आपको कि सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह से एक मीट एक्सपोर्टर के साथ कारोबारी रिश्तों को लेकर होने वाली पूछताछ के दौरान कैसे बड़े बड़े नौकरशाहों और राजनेताओं के नामों का खुलासा हो सकता है। ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे मकान खरीदने वालों को चूना लगाते हुए एक बिल्डर विदेश भागने की तैयारी में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, और इसके अलावा चीन की चिंता पर भी हम चर्चा करेंगे और पाकिस्तान के डर को भी आपके सामने रखेंगे। आज के इतिहास की भी बात होगी और बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में शामिल और सबसे जिसको कहा जाए इंटेंस अदाकारा जिनको कहा जाता था, उनको भी आज याद करेंगे। और इसके अलावा साहित्य की भी बातें होंगी और बातें राजनीति के हर पहलू की होगी, हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे और बीएमसी में किस तरह से शिवसेना और बीजेपी दोनों की साख दांव पर है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में आज रैलियों की करते हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन संगम नगरी इलाहाबाद में सियासत पूरे उबाल पर रही। दिन भर रैलियों का रेला चलता रहा। एक और जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी का रोड शो हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी दोपहर के बाद अपना रोड शो शुरू किया। अंतर बस इतना था कि चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत की, अपने रोड शो की शुरुआत की। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सीधे जनता से मिलना ज्यादा मुनासिब समझा। शहर में अलग अलग रास्तों पर दोनों दलों का रोड शो हुआ और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जिस मंच पर जाना था, उनके पहुंचने से पहले वो मंच टूट भी गया, जिसको लेकर काफी अफरा तफरी मची। हालांकि बाद में स्थिति को संभाला गया और वो दोनों ही मंच पर आए, भाषण भी उन्होंने किया और अमित शाह ने भी भाषण किया। और ये बताने के लिए दोनों दलों ने कोशिश की, कहें तो तीनों दलों ने ये कोशिश की कि कैसे वो एक दूसरे से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वाकई किसकी कमीज ज्यादा साफ है, किसकी कमीज में ज्यादा चमक है, कम से कम रैलियों के द्वारा यदि देखें तो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने इलाहाबाद में सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया। शीर्ष नेताओं की अगुवाई में उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की और दमखम का प्रदर्शन किया है। अल्लाहपुर से घंटाघर तक करीब 6 किलोमीटर तक के रोड शो के दौरान अमित शाह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते नजर आए, तो सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने भी जताया कि इस बार के चुनाव में कोई उन्हें कम करके न आके। जगह जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे अमित शाह ने शंखनाद कर विरोधियों को चुनौती दी। दूसरी ओर शहर के सर्कुलर रोड से आनंद भवन तक रोड शो कर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी अपनी शक्ति का इजहार किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगुवाई में गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने भारी भीड़ जुटाकर ये दिखाने की कोशिश की कि ये युवा किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं।
इलाहाबाद की जमीन पर ये शक्ति प्रदर्शन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के मकसद से था। दोनों ही रैली में भारी भीड़ उमड़ी। यूपी विधानसभा चुनाव अपना आधा सफर पूरा कर चुका है और अब बाकी बचे चरणों में सियासी दल कोई कमी बाकी नहीं रखना चाहते। लिहाजा शक्ति प्रदर्शन के जरिए जहां वो अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करा रहे हैं, तो वहीं उनकी नजर विपक्ष की रणनीति और उसकी ताकत आंकने पर भी है। आलोक सिंह, APN, इलाहाबाद। तो आपने देखी कि कितनी भीड़ थी। दोनों ही दल अपने शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह से करना चाहते थे और लोगों को ये बताना चाहते थे कि सबसे ज्यादा लोग उनके साथ हैं। लेकिन संगम नगरी इलाहाबाद में जहां बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के रोड शो के कारण चुनावी रंग में नजर आई, वहीं इन रैलियों के चलते पूरे शहर में दिन भर जाम लगा रहा। लोगों को रोड शो के चलते दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। चूंकि ये लोकतंत्र है और लोक की बात होती है, तो रोड शो से लोगों की क्या स्थिति रही, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव में मतदाताओं को रिझाने में उम्मीदवार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता रैली, नुक्कड़ सभा, समारोह और रोड शो के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन नेताओं के इस प्रचार प्रसार अभियान से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को इलाहाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अखिलेश यादव राहुल गांधी के रोड शो के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। सुरक्षा के मद्देनजर कई रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे मार्गों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दिए और स्थानीय लोगों को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जो रोड शो हुआ है, इसकी वजह से तो ऐसा जाम मिला कि मतलब दुकान भी समय से नहीं पहुंच सके और जो ग्राहक लोग थे वो लोग अपना चले गए। वैसे भी ग्राहक की कमी हो गई है इलेक्शन की वजह से। इतने जाम लगे थे रोड शो के कारण, कोई अपने जगह पे पहुंच नहीं पा रहा था। एक एक दो घंटे जाम में फंसे रहे। पुलिस वाले कभी इधर घुमा दे रहे हैं, कभी उधर घुमा दे रहे हैं। आज शहर में अखिलेश यादव जी के रोड शो के कारण बहुत जाम लगा हुआ था, उससे बहुत पब्लिक को दिक्कतें हुई। संगम नगरी में 23 फरवरी को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे और मंगलवार की शाम यह चुनाव प्रचार थम गया। वैसे ये प्रचार प्रसार आम जनता से जुड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों को ही परेशानी होती है। ऐसे में कहीं न कहीं नेताओं और स्थानीय प्रशासन को जनता की परेशानी से जागरूक होना होगा और इसके लिए बीच का रास्ता निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दूसरे दिनों की तरह आज भी चुनावी बयानबाजी का दौर जारी रहा, जहां एक तरफ रोड शो हुआ और रोड शो के बाद जिस तरह की भाषण किए गए, सभी नेता, चाहे वो अमित शाह हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, जरूर आज भी अपना दिन ऐसी नहीं गंवाने वाले थे। उन्होंने एक नए तरह के बयान दिए। दूसरी तरफ गोंडा और बस्ती की रैलियों में मायावती ने भी विरोधियों पर वार किया। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने पीएम पर अमेठी और रायबरेली की जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रोड शो से पहुंचे इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा यूपी में अब विकास के लिए बीजेपी के सत्ता में आने का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी यूपी का विकास नहीं कर सकते। वो अपनी चुनावी जनसभा में खास तौर से अपनी हार को देखते हुए तो इस चुनाव को इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए। ये धर्म निरपेक्ष पार्टी नहीं है, ये सांप्रदायिक पार्टी है। ये सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं रखती है। मेरे बारे में मोदी जी उल्टा सीधा बोलते रहते, बीजेपी के लोग बोलते रहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं चुपता। मुझे मजा आता है, बोलो जितना बोलना है, मगर एक बात मुझे चुभी और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मोदी जी ने रायबरेली और अमेठी से फूड पार्क छीना, वो मुझे दिल में लगी, उससे मुझे चोट लगी। गुंडा यूपी के अंदर नहीं बचेगा, सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर तो रहे। गैस भी बांट दिए, शौचालय भी दे दिए, लाइट भी पहुंचाई है, मगर दम थोड़ा कम पड़ा है। पीछे एक यूपी सरकार का दूसरा कमल छाप इंजन लगा दीजिए तो यूपी का विकास डबल इंजन के जोर से होगा। मित्रों, जोर से। दावे हैं, बातें हैं, इरादे कितने पक्के हैं,
ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चौथे चरण में यदि हम बात करें और रायबरेली की ही बात करें तो रायबरेली में मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। पिछले 19 सालों में ये पहला मौका रहा जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची तक नहीं। प्रियंका गांधी भी इलाके में केवल एक दिन ही दिखी। ऐसे में मुख्य तौर पर राहुल ही प्रचार करते नजर आए। 2012 विधानसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस सभी विधानसभा सीटें हार गई थी, जबकि 2007 में पार्टी को रायबरेली में 4 सीटें मिली थीं। फिलहाल सोनिया के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने से ऐसा जरूर माना जा रहा है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रही रायबरेली सीट पर पार्टी का किला अब डगमगाता हुआ सा दिख रहा है। और यही मुख्य वजह भी है कि प्रियंका गांधी भी यहां पर ज्यादा प्रचार करने से कतराती रहीं, और उन्होंने किया भी तो केवल अखिलेश सिंह की बेटी के लिए किया, और जो कि सीट अभी तक ये माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है, और इस वजह से प्रियंका गांधी ने इसी सीट को चुना था। लेकिन सवाल ये है कि रायबरेली से इस तरह से सोनिया गांधी का दूर हो जाना क्या कांग्रेस के लिए ये एक अशुभ संकेत है? हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सोनिया ने प्रचार न करने का फैसला किया, और एक तरीके से देखा जाए तो सोनिया ने केंद्रीय राजनीति की विरासत राहुल के हवाले कर दी है। इससे पहले सोनिया ने कहा था कि भले ही बाकी कहीं प्रचार वो करें ना करें, लेकिन रायबरेली जरूर जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रायबरेली में सोनिया की रैली का कार्यक्रम तय हुआ था, जिसमें प्रियंका को भी शरीक होना था, लेकिन सोनिया की खराब सेहत और प्रियंका की व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते दोनों रायबरेली नहीं पहुंचे। उनकी जगह राहुल ने रैली को संबोधित किया। वैसे 17 फरवरी को महज एक दिन प्रियंका ने राहुल के साथ 2 जगह मंच साझा किया, और उसमें भी सिर्फ एक जगह 5 मिनट का भाषण दिया। ये भी माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में 4 सीटों पर गठजोड़ के बावजूद सपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में आमने सामने है, जिसके चलते सोनिया और प्रियंका दोनों ने ही प्रचार से दूरी बनाई। रायबरेली सदर सीट पर 5 बार के विजेता बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। अखिलेश सिंह भले ही शुरुआत में कांग्रेस में रहे हों, लेकिन बाद में गांधी परिवार का विरोध कर अखिलेश अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं। अदिति सिंह के चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका पहुंची थी, लेकिन अगर अदिति जीतती हैं, तो श्रेय गांधी परिवार को नहीं बल्कि अदिति के पता को मिलेगा। वैसे राजनीति के कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि सोनिया की सेहत ठीक नहीं और प्रियंका को वो 2019 के लिए सहेज कर रखना चाहती है, क्योंकि राहुल को राजनीति में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। वैसे प्रियंका ने 2012 विधानसभा चुनाव में रायबरेली में 100 के करीब नुक्कड़ सभाएं और रोड शो किए थे, लेकिन पार्टी रायबरेली की सभी विधानसभा सीटें हार गई थी। हालांकि ऐसा ही प्रचार प्रियंका ने 2007 में किया था। कांग्रेस ने रायबरेली की 4 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता पाई थी। कुल मिलाकर सियासत में आने के 19 साल बाद पहली बार रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया नजर नहीं आई। साथ ही पहली बार प्रियंका ने खुद को सीमित कर लिया, और ऐसे में कांग्रेस का किला अगर अपने गढ़ रायबरेली में ढह जाता है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सोनिया गांधी जहां खराब सेहत के चलते प्रचार का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, वहीं मुलायम सिंह यादव ने सपा के लिए केवल भाई शिवपाल और बहू अपर्णा यादव के लिए ही प्रचार किया। इससे पहले परंपरागत रूप से सपा में चुनाव प्रचार का शुभारंभ मुलायम सिंह यादव ही किया करते थे और चुनाव का चेहरा भी मुलायम ही होते थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में मुलायम अलग थलग हो गए हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना भी पड़ सकता है। और जिस तरह से मुलायम ने अपने आप को बिल्कुल समेट लिया है, प्रचार से दूर रखा है, जाहिर सी बात है कि अभी तक जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो असमंजस की स्थिति में है कि वाकई मुलायम सिंह सपा के संरक्षक हैं या फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को आने वाले दिन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश अपने चुनाव प्रचार को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हमेशा उनके साथ हैं और लगातार वो भैया के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है, वो वोट बैंक भटक भी सकता है। अखिलेश के सामने कैसी चुनौतियां हैं और मुलायम की क्या मुश्किल हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी में लोकप्रिय नेता का चेहरा बदल चुका है और 25 साल की हो चुकी सपा में अब पोस्टर भी बदल गए हैं। ज्यादातर होर्डिंग्स अब अखिलेश और डिंपल की है। सोशल मीडिया पर भी मुलायम का जिक्र तभी हो रहा है जब वो अखिलेश के समर्थन में कुछ बोलते हैं। शायद सपा अब अपने नए चेहरे के साथ जवान हो चुकी है। कुछ दिनों पहले तक पार्टी के सर्वेसर्वा और अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव को संरक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और चुनाव प्रचार से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी है।
मुलायम सिंह ने केवल अपने भाई शिवपाल के लिए जसवंत नगर और पुत्रवधू अपर्णा यादव के लिए लखनऊ कैंट में चुनाव प्रचार किया। जिस तरह से सपा का प्रचार चल रहा है उसमें अब मुलायम के लिए प्रचार की कोई ज्यादा गुंजाइश भी नहीं बचती। दरअसल 2017 का ये चुनाव पूरी तरह से अखिलेश पर केंद्रित है। अखिलेश एक दिन में 4 से 5 सभाएं कर रहे हैं। वो अकेले जाते हैं, स्थानीय नेताओं को मंच पर जगह दी जाती है और लोकल कांग्रेसी नेताओं को भी बुलाया जाता है। अखिलेश हालांकि मुलायम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सरकार बनने पर वही सबसे ज्यादा खुश होंगे। इससे पहले परंपरागत रूप से सपा में चुनाव प्रचार का शुभारंभ मुलायम ही किया करते थे और चुनाव का चेहरा भी मुलायम ही होते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वो आजमगढ़ में बारिश की वजह से सभा नहीं कर पाए तो बाराबंकी में अगली सभा में पहुंचे। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में मुलायम ज्यादातर आजम खान के साथ देश बचाओ देश बनाओ रैली करने गए। वहीं इस बार नवंबर 2016 में मुलायम सिंह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी थी और एक रैली गाजीपुर फिर बरेली में संबोधित की। लेकिन उसके बाद से सपा परिवार का झगड़ा बढ़ा और मुलायम की सभाएं भी खत्म होती गई। इस बीच मुलायम का ये भी बयान आया कि वो सपा कांग्रेस गठबंधन से नाराज है और वो इसका विरोध करते हैं। मुलायम ने सख्त लहजे में कहा कि वो इस गठबंधन का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही वो चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गए। वैसे पार्टी के बहुतेरे प्रत्याशी मुलायम की सभाओं से परहेज भी कर रहे हैं। उनको संशय है कि सभा में मुलायम कुछ ऐसा न बोल दे कि उनको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन एक बात तो तय है, मुलायम का चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होना कहीं न कहीं पार्टी को महंगा पड़ सकता है। मुलायम के करीबी बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार से नदारद हैं, जबकि अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे नेता पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो तीसरे चरण के चुनाव में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और औरैया जो सपा के गढ़ और पार्टी के लिए अभेदीय माने जाते थे, वहां सपा की पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। रजत मिश्रा, एपीएन। इस बीच यूपी में चौथे चरण के लिए चुनावी शोर आज थम गया। जैसा कि हमने आपको बताया, आधे चुनावी सफर के बाद अब सबकी निगाह इस चरण पर टिकी हुई है। चौथे चरण में जिन इलाकों में चुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर इलाका बुंदेलखंड का है, जहां यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। बुंदेलखंड की क्या स्थिति है और चौथे चरण में जहां जहां चुनाव होंगे वहां दरअसल मुद्दे क्या हैं, और उसके अलावा सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि वहां के चुनावी समीकरण क्या है। यूपी के चुनावी समर में 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। इस चरण में 12 जिलों की कुल 53 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में रायबरेली के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और इलाहाबाद में वोट डाले जाएंगे। साथ ही बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा में मतदान होगा। बुंदेलखंड के दूसरे जिलों महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में भी वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में कुल 680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बीजेपी के 48 और उसकी अपनी सहयोगी अपना दल के 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बीएसपी के 53 और सपा कांग्रेस गठबंधन के 58 उम्मीदवार चुनावी रण में भाग्य आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 33 और कांग्रेस के 25 प्रत्याशी इस चरण में शामिल हैं। चौथे चरण में कुल 19,887 मतदान केंद्रों पर 1,84,35,000 से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कुल 58.7% वोट पड़े थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में 55.4% वोट डाले गए थे। 2012 के चौथे चरण में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 24 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बसपा ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 और पीस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार इस बार इलाहाबाद उत्तरी सीट पर हैं, जबकि खागा, फतेहपुर, मंझनपुर, कौशाम्बी और कुंडा में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर चौथे चरण का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है, आंकड़ों के हिसाब से भी और मुद्दों के हिसाब से भी। आमतौर पर देखा जा रहा है कि यूपी में इलाकों को ध्यान में रखते हुए मुद्दे भी बदल रहे हैं। तमाम जो सियासी दल हैं उनके नेताओं की यदि आप भाषण को देखें तो हर चरण में उनका भाषण कुछ अलग रंग में होता है और उनके मुद्दे भी कुछ अलग रंग में होते हैं। पहले 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे तो बूचड़खाना, एंटी रोमियो अभियान और 3 तलाक प्रमुख मुद्दा रहे। तो यूपी मध्य और बुंदेलखंड में बिजली पानी की बात होने लगी है। माना जा रहा है कि राजनीतिक दल आगे के चरणों में भी कुछ ऐसे ही रणनीति अपनाएंगे। खासतौर पर बीजेपी ये चुनाव एजेंडा सेट कर रही है और दूसरे दल इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का रथ आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के मुद्दे और उनके वादे भी उसी मुताबिक बदलते जा रहे हैं। यूपी को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की और वो उसी पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए अलग अलग मुद्दे चुने हैं और वो उस पर अमल करती नजर आ रही है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट तैयार की उसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कौन सा नेता किस जगह प्रचार करेगा। पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान जहां बीजेपी ने बूचड़खानों को बंद करने का मुद्दा उठाया, तो वहीं एंटी रोमियो दल के गठन को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया। 3 तलाक के मुद्दे को भी पार्टी बीच बीच में हवा देती रही। मुस्लिम बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने हैं और बीजेपी का आरोप है कि यहाँ अवैध तरीके से पशुओं की हत्या की जाती है। एंटी रोमियो दल को लेकर बीजेपी ने सफाई दी कि इसका मकसद स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर छात्राओं और महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और अभद्रता को रोकना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने लव जिहाद को मुद्दा बनाकर इसके जरिए अपना हित साधने की कोशिश की है। हालांकि ये सभी मुद्दे पहले और दूसरे चरण के बाद अचानक गायब हो गए। यूपी का चुनाव जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सरक कर मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड की ओर आया, तो बीजेपी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी का मुद्दा उठा दिया। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के दौरान बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला किया और बीच बीच में पार्टी नेता राम मंदिर के मुद्दे को भी हवा देते नजर आए। 5वें चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है उनमें अयोध्या की वो सीट भी शामिल है जिसने बीजेपी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया। लिहाजा पार्टी के रणनीतिकार बेहद सधे अंदाज में इस तरह मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं कि वो चर्चा में भी रहे और उसका नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। यूपी में आखिरी दौर के मतदान में जब अति पिछड़े पूर्वांचल में चुनाव होगा तो जाहिर है कि बीजेपी के मुद्दे भी उसी मुताबिक बदलेंगे। खास तौर से ये भी देखा गया कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी एजेंडे के तहत तय मुद्दा उठाया और विपक्षी पार्टियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं और इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मुख्य मुद्दे कहीं गुम हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूपी चुनाव में जारी घोषणा पत्र में विकास की ढेर सारी बातें लिखी गईं। सभी राजनीतिक दलों ने सूबे की मसीहाई का बढ़ चढ़कर दावा किया, लेकिन जब वोट मांगने जनता के बीच ये नेता जा रहे हैं तो उन्हें जाति और धर्म में बांटना सिखा रहे हैं। हालात ये है कि राजनीतिक दल धर्म और जाति विशेष के प्रतिनिधि दलों में बदलते जा रहे हैं और विकास के मुद्दे कहीं गुम होते जा रहे हैं। घोषणा पत्र पढ़कर भोली जनता का सर नेताओं के सामने श्रद्धा से जरूर झुक जाता होगा। घोषणा पत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि पार्टी का हृदय कितना विराट है, व्यक्तित्व कितना व्यापक है। हर हाथ को काम, किसानों का कर्ज माफ, सिंचाई फंड की शुरुआत, गन्ना किसानों को भुगतान के अलावा 600 करोड़ की मदद, राज्य में दुग्ध क्रांति, 6 नए एम्स, कहीं पूर्वांचल विकास बोर्ड तो कहीं बुंदेलखंड विकास बोर्ड, यानी राम राज्य को यूपी में उतार लाने का सपना। प्रधानमंत्री मोदी को भी 2014 में किसी हिंदू या किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया था। विकास पर उनके व्यापक नजरिए को वोट दिया गया था। उनके सबका साथ सबका विकास की बात पर वोट दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वोट देने की शर्त पर ही विकास का वायदा किया जाता है? काश ऐसा होता कि रैलियों में जनता की दुख तकलीफ दूर करने की योजनाओं पर ठोस अमल की बात होती। शमशान और कब्रिस्तान के विकास के बजाय हिंदुस्तान के विकास की बात होती। आखिर कहाँ गए असली मुद्दे? नेता लोग एक दूसरे के चेहरे का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। आज श्रीमान अखिलेश जी ने सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था। प्रधानमंत्री को बहुत चिंता रहती है कि विरोधी लोग क्या कह रहे हैं, विरोधी लोग कहां पे क्या बोल रहे हैं। अभी सुना मैंने कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जाने दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। 5 साल बाद जनता के ये भाग्य विधाता आम आदमी के पास पहुंचे हैं। मुफलिस मजलूमों की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं।
कास्ट रैलियों में बताया जाता कि दलित शोषित की सामाजिक आर्थिक हालत सुधारने के लिए कौन सी ठोस योजना है, इनकी स्थिति आखिर कब सुधरेगी, आरक्षित खाली पद कैसे और कब तक भरे जाएंगे, उन्हें रोजगार और काम धंधे शुरू करने की कौन सी ठोस योजना है। लेकिन आस्था की पोटली लेकर धूप में तप कर आज भरी आंखों से नेताओं की तरफ जो देख रहा है, उसे बताया जा रहा है कि फलाने को वोट ना दो, वोट बेकार जाएगा। हम मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपना वोट सपा व कांग्रेस पार्टी को न देकर इन्हें एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को देना है। विकास के नाम पर चुनाव लड़ने वाले गठबंधन के पास भी आखिरी आदमी के दर्द का कोई इलाज नहीं है। वो भी दूसरे दलों की तरह विकास योजनाओं के साथ स्मार्टफोन, प्रेशर कुकर का लालच देकर वोट जुटाने की कोशिश कर रही है। किसी ने गुणा गणित करने की कोशिश तक नहीं की कि मुफ्तखोरी सिखाने वाली इस भीड़ का खर्च कहां से आएगा। जाहिर है कि ये खर्च इन्हीं गरीब मजलूमों की जेब से निकाला जाएगा। इसी से अगले 5 साल की सियासत का खर्च भी वसूला जाएगा। इन्हीं में से कम बेईमान को वोट देकर भोली जनता 5 साल के लिए अपाहिज हो जाएगी और फिर किसी सपनों के सौदागर का इंतजार करेगी। तब फिर इन्हीं किताबों को खंगाल कर निकाले जाएंगे विकास के मुद्दे और सुनहरी वर्क चढ़ाकर फिर से पेश कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए उत्तर प्रदेश से सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलती हूँ। वहाँ BMC चुनाव के लिए इस बार लगभग 53% मतदान हुआ है। मतदान खत्म होने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। साथ ही बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों की आखिरी डोर भी अब इसी EVM के सहारे है। 23 फरवरी को BMC चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, तल्ख होते जा रहे बीजेपी सेना के रिश्तों पर चुनाव नतीजे गहरा असर डालेंगे। और यदि BMC इलेक्शन की हम बात करें और यहाँ पर जिन नेताओं की साख दांव पर लगी है, तो उनमें से 2 नेता ही सबसे अहम है, 2 दल सबसे अहम है, बीजेपी और शिवसेना। इसमें भी उद्धव ठाकरे और फडणवीस। यदि ये बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। महाराष्ट्र में ब्रन मुंबई नगर निगम और 9 अन्य नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस बार BMC का चुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ मुख्य मुकाबला अलग होकर चुनाव लड़ रही बीजेपी और शिवसेना के बीच है और यहाँ पर होने वाली हार जीत का असर फडणवीस सरकार पर पड़ना तय है। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने के बाद शिवसेना ने बीजेपी से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और ऐलान किया कि वो अब बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा कह रही कि हम सत्ता में नहीं है, शिवसेना ही सत्ता में है। दोनों पार्टियों सत्ता में थे और यदि दोनों पार्टियों की संख्या भी आ जाएगी, अच्छी संख्या उन्हें मिलेगी, तो दोनों पार्टियां फिर से सत्ता में आ सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेटेजी है कि इनको एक्सपोज करना। कि लोकतंत्र में वोटिंग ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग सभी ने करना चाहिए, इसको कर्तव्य मानकर करना चाहिए। बीजेपी और शिवसेना के अलावा कांग्रेस, NCP और MNS भी चुनावी मैदान में है, लेकिन सियासी रणनीतिकारों की नजर बीजेपी और शिवसेना पर टिकी है। शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि फडणवीस सरकार नोटिस पीरियड पर है और BMC चुनाव के बाद सरकार के टिके रहने पर फैसला होगा। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सभी मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव में, उसके लिए चुनाव के नतीजे तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। उद्धव जी ने कहा है, जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, उसी दिन से सरकार नोटिस पीरियड पे चली गई है। मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। पिछली तुलना में हम दुगने से तिगने हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में लड़ रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि सियासी बयानबाजी और राजनीति से दूर कई जानी मानी हस्तियों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म कलाकार रेखा, जोया अख्तर, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन और टीना अंबानी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, MNS प्रमुख राज ठाकरे, बीजेपी नेता नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम सियासी दिग्गजों ने भी वोट डाला। Rather than complaining and being unhappy about something, I will ask everyone to come and vote and bring in that change, whatever change they need. 2012 में हुए BMC चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ साथ लड़े थे।
227 सीटों में से शिवसेना ने 164 पर, जबकि बीजेपी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर ही विवाद हुआ और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बीजेपी और शिवसेना के जो रास्ते अलग अलग हुए, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल में यदि कोई है तो वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुंबई जीतने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, उससे ये संकेत मिल रहा है कि BMC चुनाव के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार संकट में भी आ सकती है। ये सरकार शिवसेना के सहारे टिकी हुई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ये कहकर राजनीतिक हलचल मचा दी थी कि मध्यावधि चुनाव के लिए उनकी पार्टी की तैयारी पूरी है। अब सभी को BMC के नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तक आ सकता है। ये भी माना जा रहा है कि BMC चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को पार्टी हाईकमान CM पद से हटा भी सकता है और नितिन गडकरी या किसी ऐसे नेता जिसके शिवसेना से बेहतर रिश्ते हों, उसे प्रदेश की बागडोर सौंपा जा सकता है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी है कि अगर BMC चुनाव में बीजेपी हारती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी यानी कि मुख्यमंत्री की होगी। जाहिर सी बात है कि यदि बीजेपी के मन माफिक परिणाम BMC चुनाव में नहीं आते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के सर पर तलवार लटक सकती है। और इन तमाम खबरों के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है आज देश भर में। क्या कुछ हुआ है, देखिए नेशनल टॉप 5 खबरों में। नोटबंदी के बाद कारोबारी जगत को हुए नुकसान के बीच सरकारी सेक्टर भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। खबरों की माने तो नोटबंदी के बाद दिल्ली सरकार को अब तक 5,000 करोड़ का घाटा हुआ है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद सरकार के वैट कलेक्शन में काफी कमी आई है। दिसंबर में सरकार के टैक्स कलेक्शन में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि जनवरी महीने में टैक्स की कमाई में कुछ सुधार देखने को मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों की होड़ पिछले 5 सालों में 27 सालों के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से 2016 के बीच पूरी दुनिया में खरीदे गए कुल हथियारों का 13% भारत ने खरीदा। पूरी दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अल्जीरिया का स्थान है। अमेरिका की 2 ऑनलाइन रिटेल कंपनियों पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए FIR दर्ज की गई है। इन कंपनियों ने बियर की बोतल पर हिंदू भगवान गणेश की तस्वीर और जूतों पर ओम का निशान बनाया हुआ था। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कमिश्नर नरेश कडियान ने ओम के निशान के जूते बेचने वाली कंपनी yesvibe.com और बियर की बोतल पर भगवान गणेश का चित्र लगाने वाली वेबसाइट lostcoast.com के खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। रिलायंस जियो अब पूरी तरह से पेड होगा, यानी अब दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह इसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे। हालांकि ये ऑफर 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन इसके बाद जैसा कि उम्मीद थी कि किसी फ्री ऑफर का ऐलान होगा, ऐसा हुआ नहीं। मुकेश अंबानी ने जियो प्राइम की शुरुआत कर दी है। जियो प्राइम के तहत सिर्फ 99 रुपए देकर 1 साल का सब्सक्रिप्शन पाया जा सकता है। जियो प्राइम के सदस्यों को हर महीने सिर्फ 303 रुपए देने होंगे, यानी रोजाना 10 रुपए देकर आपको मार्च 2018 तक मुफ्त कॉलिंग और प्रतिदिन 1 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से 1000 के नोट भी अब सरकार लेकर आ सकती है, यानी कि अभी तक आपके पास 500, 100, 500, 2000 के बड़े नोट थे, अब 1000 के नोट वापस मार्केट में आ सकते हैं। RBI इसके लिए सोच रही है और इसके लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि आप अपने चैनल APN से सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा ट्विटर अकाउंट है APN न्यूज इंडिया। यहाँ पर आप चाहें तो DM करके, यानी कि डायरेक्ट मेल करके हम तक अपनी कोई भी खबर हो, कोई वीडियो हो, कोई भी जानकारी आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें DM करके ये भेज सकते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9643106027। और आप चाहें तो आसपास आपके जो कुछ भी घट रहा है अगर और आप यदि एक पत्रकार की भूमिका निभाना चाहते हैं तो आप उसे शूट करें और हमें उस वीडियो को भेजें, उस जानकारी को भेजें, हम आपकी खबर को ज़रूर लेंगे। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज इंडिया, आप इसे भी लाइक कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुँचा सकते हैं। और आप यदि सीधे तौर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा email ID है contact@apn.in।
apnlive.com। APN पर दिखाए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप इस पर जरूर हमें भेज सकते हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की। कोयला घोटाले के आरोपियों से रिश्तों को लेकर सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच के महीने भर के भीतर ही सीबीआई के एक और दूसरे पूर्व निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सोमवार को सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के विवादास्पद मीट कारोबारी मोइन कुरैशी, उनके कर्मचारी आदित्य शर्मा, ट्राइमेक्स कंपनी समूह के मालिक प्रदीप कोनेरू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही इस मामले में एपी सिंह से पूछताछ भी होगी। जानकारों का मानना है कि इस मामले में बड़े बड़े नौकरशाहों और राजनेताओं के नामों का खुलासा होने के पूरे आसार हैं और सीबीआई के निदेशकों के एक के बाद एक इस तरह के मामलों में उनका लिप्त होना और सामने आना और उनके खिलाफ जांच होना, जाहिर सी बात है कि सीबीआई की साख के लिए भी एक बड़ा सवाल है। देश की एक ऐसी संस्था जो कानून का राज लागू करने की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, जो सीबीआई देश भर में भ्रष्टाचार समेत तमाम संगीन मामलों की जांच करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार इसमें भी घुसपैठ कर चुका है। 2010 से 2012 के बीच सीबीआई के डायरेक्टर रहे आईपीएस अमर प्रताप सिंह अपने बेदाग करियर के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उसी एजेंसी को उनकी जांच करनी पड़ रही है जिसके वो प्रमुख थे। मामला एक ऐसे विवादास्पद मीट एक्सपोर्टर के साथ कारोबारी रिश्तों का है। मोइन कुरैशी के खिलाफ हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए विदेश भेजने और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस मामले में मोइन पर भी एक मामला दर्ज कर लिया गया है। मोइन पर यह भी आरोप है कि लोगों और बिजनेस हाउसेस से भ्रष्टाचार के मामले में सहयोग, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को प्रभावित करने जैसे कामों के लिए पैसे लेता था और आरोपों के मुताबिक एपी सिंह मोइन कुरैशी का सहयोग करते रहे हैं। इसी सिलसिले में एजेंसी ने दिल्ली, गाजियाबाद, चेन्नई और हैदराबाद समेत 4 शहरों में छापेमारी की। सीबीआई ने मोइन कुरैशी के कर्मचारी, उसकी कंपनी के साथ एपी सिंह के आवास और हैदराबाद में प्रदीप कोनेरू के घर पर भी छापा मारा है। प्रदीप कोनेरू वो शख्स है जिसके खिलाफ वाईआरएस कांग्रेस के नेता जगमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। अगर मामले की निष्पक्षता से जांच की गई तो कई बड़े बड़े सियासतदानों के नामों का खुलासा होने के आसार हैं, क्योंकि बताया जाता है कि मोइन के यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान कई नेताओं और मंत्रियों से गहरे रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के लुकआउट नोटिस होने के बावजूद कोर्ट के एक आदेश की कॉपी दिखाकर मोइन पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई भाग निकलने में कामयाब हो गया। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक कुरैशी कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बिचौली की तरह था। 2 साल पहले भी खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स जांच के आधार पर खुलासा हुआ था कि कुरैशी और सिंह ब्लैकबेरी मोबाइल मैसेंजर के माध्यम से जुड़े हुए थे। अपने रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे 22 मैसेजेस का जिक्र किया है। यहां तक कि 2012 में सिंह के रिटायर होने के बाद भी एपी सिंह मोइन कुरैशी के संपर्क में थे। हालांकि 25 में से केवल 3 ही मैसेज ऐसे थे जो सिंह के सीबीआई डायरेक्टर रहते आपस में किए गए थे। लेकिन इनमें से एक संदेश ऐसा है जो देश में बड़े बड़े घोटालेबाजों की कानून तक पहुंच को दर्शाता है। 3 अक्टूबर 2012 एक मैसेज में मोइन कुरैशी ने एपी सिंह को लिखा था कि सर, पिछली रात को प्रतिवेदन मैंने आपको दिया था। कृपया बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन टीएस रामास्वामी की मदद करें, जिनके साथ 30 सालों से मेरी पारिवारिक जान पहचान है। बाकी को मैं नहीं जानता। सादर धन्यवाद। 7 घंटे बाद एपी सिंह ने जवाब दिया, चेक कर लिया, पहले ही चार्जशीट हो चुकी है, अब उसे राहत के लिए अदालत जाना होगा। इस जानकारी के लिए कुरैशी ने बाकायदा धन्यवाद दिया। इसी तरह की खबरों के मुताबिक एपी सिंह की बेटी ने मोइन कुरैशी को मैसेज कर अपने इन्वेस्टमेंट पर मुनाफे का हिसाब मांगा था। ऐसे संदेशों से सीबीआई को आशंका है कि कई मामलों में मोइन कुरैशी के साथ मिलकर एपी सिंह ने आरोपियों की मदद की होगी, जिसकी अब जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने मोइन कुरैशी की बड़े बड़े रसूखदार सियासतदान लोगों से बातचीत की 350 घंटे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। अगर जांच ईमानदारी के साथ आगे बढ़ी तो हमाम में तमाम लोगों के नंगे होने का अंदेशा है। लेकिन बताया जाता है कि इन लोगों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी कई नेताओं का नाम है। वजह यही है कि पार्टी के सरकार बनने के 2 साल होने के बाद मुकदमा दायर किया जा सका। बावजूद इसके एपी सिंह के खिलाफ मुकम्मल जांच होने और उसके अंजाम तक पहुंचने पर अंदेशा जताया जा रहा है।
क्योंकि बताया जाता है कि एपी सिंह के कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ पारिवारिक रिश्ते नाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर मोइन कुरैशी पिछले साल ही प्रवर्तन निदेशालय को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। वहीं आज मकान खरीदने वालों के साथ फर्जीवाड़ा करके विदेश भाग रहे अर्थ इंफ्रा के बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी अवधेश कुमार गोयल को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी पत्नी के साथ बैंकॉक भागने के फिराक में था। अर्थ इंफ्रा बिल्डर के खिलाफ 82 होम बायर्स ने आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है और ये माना जा रहा है कि अर्थ इंफ्रा ने लाखों लोगों के साथ घोटाला करके उनसे पैसे लेके उन्हें घर ना देकर उनका पैसा गबन करके अब इस देश को छोड़कर जाने के फिराक में था। लोगों के मकान का सपना बेचकर वो कमाए पैसे से अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। अवधेश कुमार गोयल नाम के इस बिल्डर ने बाढ़ से फ्लैट के नाम पर पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हें फ्लैट बनाकर नहीं दिया। बिल्डर अवधेश गोयल ने दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें से एक यमुना एक्सप्रेसवे स्थित सेक्टर टेक जोन है, जिसमें 2012 में लगभग 82 खरीदारों ने अपने फ्लैट के लिए पैसा निवेश किया था, लेकिन बिल्डर ने बायर्स को ना तो फ्लैट बनाकर दिया और न ही उनका पैसा वापस किया। इस वजह से खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन बिल्डर सिर्फ 3 साल में फ्लैट बनाकर देने का आश्वासन देता रहा और ईमेल के जरिए बायर्स को ये कहता रहा कि प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन असल में साइट पर निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है, जिस कारण इन 82 बायर्स ने अर्थ इंफ्रा बिल्डर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। इन खरीदारों ने अपने फ्लैट की 80% से ज्यादा रकम फ्लैट बुक करते वक्त जमा कर दी थी। बावजूद इसके बिल्डर की तरफ से मेल कर इन खरीदारों से क्लब की सदस्यता का पैसा जमा करने के लिए दबाव भी डाला जा रहा था। इन उपभोक्ताओं की शिकायतों पर आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है। अपराध शाखा के अफसरों ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज हासिल कर लिए, जिसमें पता चला कि भूखंड पर निर्माण कार्य की अनुमति तक नहीं थी, बल्कि लीज रद्द करने की प्रक्रिया जारी थी। और यही नहीं, एक उपभोक्ता को जानकारी बगैर उनका फ्लैट दूसरे को बेच देने का मामला भी सामने आया। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में पिछले साल जमीन और फ्लैट के फर्जीवाड़े के करीब 42 मामले दर्ज किए गए हैं और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए जरूरी है कि फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर से प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य प्रोजेक्ट के नक्शे की फोटोकॉपी अवश्य ले। साथ ही प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य भवन निर्माण योजना की प्रति भी ले। बिल्डर से प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य प्रोजेक्ट के नक्शे की फोटोकॉपी अवश्य ले। साथ ही प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य भवन निर्माण योजना की प्रति भी ले। प्राधिकरण से भूमि से संबंधित मालिकाना हक के दस्तावेज देख सकते हैं। प्राधिकरण से पता कर सकते हैं कि बिल्डर जिस जमीन पर प्रोजेक्ट ला रहा है वो किसके नाम से है। विज्ञापन पर बिल्डर प्रोजेक्ट के नक्शे का लाइसेंस नंबर होना चाहिए। प्राधिकरण में विज्ञापन दिखाकर भी प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। चेक से अथवा लिखा पढ़ी में ही भुगतान करें। भुगतान की रसीद संभाल कर रखें। प्राधिकरण में सूचना अधिकार कानून के तहत आरटीआई दाखिल कर जमीन के मालिकाना हक की भी जानकारी ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी आवंटी का पता लगाया जा सकता है। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो टीवी स्क्रीन पर लिखे पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बात एक और फर्जीवाड़े की। सरकार की आंखों में धूल झोंककर विदेश भागे हुए विजय माल्या को वापस देश लाने की मुहिम तेज हो गई है। इस सिलसिले में भारत और ब्रिटेन के आला अफसरों के बीच एक बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद विजय माल्या को वापस देश लाने का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। भगौड़े उद्योगपति विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को स्पेशल कोर्ट से मंजूरी के बाद ब्रिटिश अफसरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय अधिकारियों की अहम बैठक हुई। इसमें माल्या को इंडिया यूके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी एमलेट के तहत भारत लाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट डेलीगेशन के चेयरमैन जॉफ्रे ऑर्डेन ने कहा कि इस केस के बारे में ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, ये एक गंभीर मामला है। I can't discuss any particular cases, but these are, as you know, very sensitive topics.
but we want to see the best possible arrangements between our countries. भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पर दस्तखत हुए थे। इसके तहत दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आरोपी शख्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें सबूत देने और जांच में सहयोग करने के मकसद से आरोपी की कस्टडी भी शामिल है। विजय माल्या कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन चुकाए बिना पिछले साल लंदन भाग गया था। ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रहे कोर्ट में इंडिया यूके ट्रीटी के तहत ऑर्डर जारी करने की अपील की थी। कोर्ट ने इस अपील को मंजूर कर लिया है। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आधार पर यूके से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इधर एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने 1,000 रुपए के नए नोट जारी करने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने नए अवतार में आने वाले 1,000 रुपए के नोट की छपाई का काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि 1,000 का नया नोट बाजार में कब तक आएगा। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने 1,000 और 500 रुपए के नोट बाजार से बाहर कर दिए थे, अमान्य कर दिए थे। नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 रुपए का नया नोट जारी कर दिया, लेकिन 1,000 रुपए के स्थान पर बाजार में 2,000 रुपए के नोट जारी किए गए, जिस पर काफी सवाल भी उठे थे। कभी बीजेपी के प्रशंसक रहे स्वामी रामदेव ने 2,000 के नोट को भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कदम बताया था और उसके ठीक बाद अब 1,000 नोट के बाजार में आने की जो तैयारी सरकार ने शुरू की है, उसको लेकर अब काफी संशय की स्थिति भी पैदा हो रही है, असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और शायद ये भी हो सकता है कि अचानक ही 1,000 रुपए के नोट बाजार में आ जाएं और 2,000 के नोट आपके पास यदि हैं तो वो बेकार हो जाए। बहरहाल हम आपको बात अब करते हैं टाटा ग्रुप के एक नए चेयरमैन की। टाटा ग्रुप के 92 साल पुराने हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस का नया बॉस मिला है। टाटा सन्स के नवनियुक्त चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार से कार्यभार संभाल लिया। साइरस मिस्त्री को पद से हटाने के बाद कंपनी ने 12 जनवरी को टीसीएस के सीईओ और पुराने कर्मचारी एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स की कमान संभालने के लिए चुना था। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं और शायद टाटा के इतिहास में ये पहली बार है कि एक गैर पारसी को चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन की कमान संभालने वाले एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के 150 साल के इतिहास में इस पद को संभालने वाले पहले गैर पारसी व्यक्ति हैं। उनके सामने हाल ही के विवाद के बाद ग्रुप को झटकों से उबारना और घाटे की ओर जा रही यूनिट्स को संभालना बड़ी जिम्मेदारी होगी। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के 7वें निदेशक होंगे। उन्हें 12 जनवरी को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। एन चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि नई जिम्मेदारी बहुत बड़ा काम है, जहां अनेक चुनौतियों और अवसर एक साथ मौजूद हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में एन चंद्रशेखरन के सामने कई चुनौतियां हैं। टाटा ग्रुप की 18 लिस्टेड कंपनियों पर करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा कंपनी की साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया के साथ कानूनी लड़ाई भी जारी है, जो कि एक अलग चुनौती है। टाटा स्टील पर कर्ज का बोझ और यूरोप में रीस्ट्रक्चरिंग, टाटा टेली और एनटीटी डोकोमो के बीच विवाद जारी है। टाटा मोटर्स के कारोबार में गिरावट जैसे मुद्दे सुलझाना उनके लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के साथ 1987 से जुड़े हैं। उन्होंने तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर से मास्टर डिग्री ली। उन्होंने साल 2009 में टीसीएस का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया था। जब उन्हें नियुक्ति मिली तब वो मात्र 46 साल के थे और टाटा ग्रुप में सबसे कम उम्र के सीईओ बनने का गौरव उन्हें मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरें ले लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सीआईसी को दिए आदेश पर स्टे लगा दिया है। सीआईसी ने पिछले महीने अपने एक आदेश में कहा था कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता को भंग करने जैसा है और किसी भी छात्र की मार्कशीट उनकी अपनी निजी चीज है, जिसको उस छात्र की इजाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है। सीआईसी की नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगाई गई एक याचिका पर भी हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है और इस लिहाज से स्मृति ईरानी के लिए ये एक बड़ी राहत है। उधर तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को हासिल किए गए विश्वास मत को
अमान्य घोषित करने के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। विधानसभा में विपक्षी दल डीएमके ने ये याचिका दाखिल की है। डीएमके के वकील और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर षणमुग सुंदरम ने इस याचिका की त्वरित सुनवाई की भी मांग की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच.जी. रमेश और न्यायमूर्ति आर महादेवन का पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। विधानसभा में हुए विश्वास मत के दौरान ई.के. पलानीस्वामी ने 234 सदस्यीय सदन में 122-11 के अंतर से जीत हासिल की थी। इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल डीएमके को बाहर निकाला जा चुका था और उसके सहयोगी सदन से वॉकआउट कर चुके थे। सदन में हंगामे भरा नजारा था, जहां माइक उखाड़े गए थे, कुर्सियां तोड़ी गई थीं और कागजों को फाड़ दिया गया था। हंगामे वाले दृश्यों के बाद 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद विश्वास मत पर मतदान हुआ। विपक्षी विधायक गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने इस मांग को खारिज कर दिया था। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले की सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान तीस्ता के वकील ने बताया कि 4 याचिकाएं हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चिलमेश्वर और जस्टिस मोहन एम शांतना गौदार की बेंच ने पूछा कि बैंक खातों में जमा राशि का स्रोत क्या है। इस पर तीस्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये राशि बहुत सारे दानदाताओं से मिली है। गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील ने मामले में कुछ दिक्कतों का हवाला देते हुए कुछ और वक्त मांगा है, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 अप्रैल की तय की। रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन यानी POI न देने पर ट्राई के जुर्माने के खिलाफ वोडाफोन की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रमोशनल ऑफर का इंटरकनेक्टिविटी यूसेज चार्ज का अनुकूल होना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता वोडाफोन ने ट्राई पर आरोप लगाया कि वो जियो को हर तरह के प्लान लाने का अवसर देता जा रहा है और जब शिकायत की गई तो ट्राई का जवाब था कि वो मामले पर नजर रखे हुए है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। प्रमोशन में आरक्षण के मामले में इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान की खबर एक लेते हैं। पख्तूनख्वा प्रांत में एक अदालत के बाहर आत्मघाती विस्फोट और गोलीबारी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 14 लोग जख्मी भी हो गए हैं। हमलावरों ने तांगी शहर की अदालत परिसर में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने गोलीबारी की और यहां ग्रेनेड फेंके। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान के जुड़े जमात उल अहरर ने ली है। हाल ही में सिंध प्रांत के मशहूर सूफी दरगाह में आतंकी हमले में 88 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और देश भर में 130 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का सेना ने दावा किया है। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी बताकर अपने देश में निशाने पर आ गए हैं। कई राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं ने उन्हें भारत का प्रवक्ता तक करार दे दिया। आसिफ ख्वाजा ने हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। उसे 30 जनवरी को नजरबंद कर दिया गया था। साथ ही 18 फरवरी को उसे पाकिस्तान के आतंकवाद कानून के दायरे में भी शामिल किया गया था। आतंकवाद को पालने पोसने से लेकर उसे फैलाने तक पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है। पाकिस्तान हमेशा से ही कहता रहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन दुनिया उसकी सच्चाई से वाकिफ है। इसे हाल ही में हुए दमादम कलंदर की दरगाह पर आतंकी हमले का असर कहें या भारत के लगातार दबाव का प्रभाव, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद अब पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाल ही में जमात उद दावा प्रमुख को आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में डाल दिया। ATA की सूची में नाम आना ये जाहिर करता है कि उस शख्स का आतंकवाद से संबंध है। भारत ने हालांकि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई का नपे-तुले शब्दों में स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये आशंका भी जताई है कि ये कार्रवाई महज दिखावा न साबित हो।
जैसा कि पहले होते आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर पहले के इतिहास पर नजर डालें तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की नीति ढुलमुल रही है। पाकिस्तान को पुख्ता तौर पर कदम उठाने होंगे ताकि आतंक का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देश की बात के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। आगे आज मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा के महत्व पे जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं देश दुनिया के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 21 फरवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन हुई थी। जी हां, 21 फरवरी 1842 में अमेरिका में जॉन ग्रीनॉफ को सिलाई मशीन का पेटेंट अधिकार मिला था। जॉन ग्रीनॉफ ने सिलाई मशीन की खोज की थी। और 21 फरवरी 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 21 फरवरी 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया गया था। 21 फरवरी 1991 में भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का निधन हो गया था। 21 फरवरी 1998 में अभिनय से चरित्र को जीवंत करने वाले फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हुआ था। और इसके पहले कि हम नूतन को याद करें, हम आपको बता दें कि आज मातृभाषा दिवस है। एक ऐसा दिन जब हम अपनी मातृभाषा के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये दो पंक्तियां आज के दिन आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज विश्व मातृभाषा दिवस है। हिंदी ही वो भाषा रही जिसने पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया और स्वतंत्र भारत की राजभाषा के साथ स्वतंत्रता की भाषा बनी। विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में आज का दिन विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां आज राजनीति की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, वहां हम अपनी मातृभाषा के लिए समर्पण और उसके विकास के प्रयास करना, ये हमारा दायित्व है। चुनावों का शोर काफ़ी जोर पर है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी भाषा, राजनीतिक भाषा का स्तर गिर रहा है और धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो कैसे मातृभाषा से दूर होती जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी और अपनी नई पीढ़ी को भी मातृभाषा का महत्व समझाएं, क्योंकि भाषा है तो हम हैं। चलिए अब याद करते हैं उस मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन को, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। नूतन समर्थ को भारतीय सिनेमा जगत में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत सोच को बिल्कुल बदलकर एक अलग पहचान दिलाई। अपने बेहतरीन अभिनय से नूतन ने ये साबित किया कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता है और वो अपने अभिनय की बदौलत दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम है। परंपरागत परिधान में भी नूतन में वो ग्लैमर रहा जो सबको खींचता रहा। कहते हैं कि नूतन को अभिनय करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी आंखों में ही अभिनय था। उनकी आंखों में खास तरह की कशिश थी जो दर्शकों को बांध कर रखती थी और उनकी सारी भावनाओं को स्पष्ट कर देती थी। तो नूतन को याद करते हुए आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।